देखो मैंने बाबूलाल जी को मेरी कुर्सी पे बैठा दिया। बैठ सकते हैं। ये मेरा सपना है कि कभी मैं मेरी कुर्सी पे बाबूलाल जी जैसे कार्यकर्ता को बैठाऊं। सब ठीक ठाक हो, राजी खुशी हो, तकलीफ तो नहीं कोई? यहाँ आने में भी नहीं हुई, हमारे आने से भी नहीं हुई। अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि मैं छोटा हूं इसलिए मैं आगे आके दे रहा हूं भाषण। मैं लंबा हूं फिर भी मैं आगे आके क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे छोटे आदमी को आगे लाना है, इसलिए मैं यहां खड़ा होकर भाषण दे रहा हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, इस क्षेत्र के अति लोकप्रिय विधायक भाई बाबूलाल खराड़ी जी, मेरे साथी सहयोगी भाई सुशील कटारा जी, जिला प्रमुख महोदया आदरणीय भंवर सिंह जी, पुष्कर तेली जी, हमारे प्यारे विधायक गोगुंदा के प्रताप भील जी, हमारे चावण सिंह जी, प्रधान जी, क्या नाम प्रधान जी का है? सुगना देवी, प्रधान जी सुगना देवी, मेरे को थोड़े दिन में नाम भी याद हो जाएंगे। और जितने हमारे सभी पार्टी के मंडल के सभी अध्यक्षगण, मोर्चों के भी अध्यक्षगण और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवान हैं। आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं पढ़ता था जब एक बार मुझे आने का अवसर हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दौरान जनजाति जीवन दर्शन का एक प्रोग्राम चलता था। बाद में मैं एक बार वसुंधरा जी की परिवर्तन यात्रा के दौरान आया था, या सुराज संकल्प यात्रा, सुराज संकल्प। मेरा बहुत सपना था, मेरी इच्छा भी है कि मैं इस क्षेत्र में बराबर आऊं। जिलाध्यक्ष जी की इच्छा थी, और बाबूलाल जी पे मेरा कर्जा था। कर्जा ये था कि बाबूलाल जी मुझे विधानसभा में मिलते, मैंने कहा बाबूलाल जी मुझे आपके यहाँ आना एक दिन, वहीं रुकना और वहीं भोजन करना है। अब बाबूलाल जी कह तो देते थे, लेकिन मेरा आना नहीं होता था। आज वो कर्जा मैंने उतार दिया बाबूलाल जी का। इन्होंने मुझे मक्के की रोटी खिलाई और उड़द की दाल खिलाई, और बनाई खुद ने। अब ये पता नहीं क्यों बनाई है, घरवाली ने मना कर दिया तब बनाई है, अपनी मर्जी से बनाई, लेकिन बहुत अच्छी बनाई इन्होंने। और क्या, रतालू की सब्जी, रतालू की सब्जी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा कोई संस्कार इस जगह से है, जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, भोजन करने का मौका मिला, और आप सब लोगों के दर्शन करने का और बातचीत का मौका मिला। ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि में प्रकृति के सबसे नजदीक कोई रहता है, वो आदिवासी है, हमारी जनजाति का परिवार है, जो प्रकृति के सबसे नजदीक रहता है। इस प्रकृति की कोई सुरक्षा और संरक्षण करता है। जल, जंगल और जीवन के लिए, जल, जंगल और जमीन के लिए जो संघर्ष भी करता है और उसको सुरक्षित रखता है, वो हमारा जनजाति का समाज है, जो इस सृष्टि की, इस प्रकृति की रक्षा करता है। और इसलिए ऐसे लोगों के बीच में आकर मुझे खुशी हुई। कई बार मन में तकलीफ भी होती है कि जिस समाज को, जो प्रकृति के नजदीक है लेकिन तरक्की से दूर है। अभी सुशील जी भी कह रहे थे, बाबूलाल जी ने भी कहा, मैं इनसे भी पूछ रहा था कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। इन्होंने कहा शिक्षा की भी है, नौकरी की भी है, विकास की भी है। तो इतने वर्षों तक ये लगातार जो परंपराएं चलती रही वर्षों से,
आप इतने जागरूक तो हो गए कि आपने वोट देना सीख लिया, अपनी मर्जी से देते हो। लेकिन कई बार इसमें भी बहुत भ्रम और भुलावा होता है, कई बार फैसले उल्टे हो जाते हैं। लेकिन मुझे यहां आकर, कोटड़ा में आकर तसल्ली हुई, क्योंकि आपका भला आपका आदमी करेगा, आपके बीच का व्यक्ति करेगा। थोड़ा इसका इको कम करना भैया, कोई है क्या? आपके बीच का व्यक्ति ही आपका भला करेगा। तो मुझे इस बात की खुशी हुई, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का मुखिया हूं, कि आपने सही नेता चुना, सही व्यक्ति चुना, वोट की सही कीमत तय की। बाबूलाल जी खराड़ी को यहां का विधायक बनाकर एक बार नहीं, 3-3 बार। जिस विधानसभा में 8 करोड़ की जनता के बीच में 200 लोग चुने जाते हो, आपको तो पता ही नहीं है कि वहां जाके क्या करते हैं। रोज रोज आप देख नहीं सकते, रोज रोज सुन नहीं सकते, लेकिन मैं ये देखने के लिए आया और मुझे उत्सुकता थी कि बाबूलाल जी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सहूलियत के लिए उस विधानसभा के सदन में, उस पंचायत में आपकी बात को ईमानदारी से और दमदारी से मुझे रखते हुए हमेशा नजर आए। तो मुझे लगा कि कोटड़ा की जनता ने, या झाड़ोल के विधानसभा की जनता ने सही निर्णय किया, एक सच्चा जनप्रतिनिधि आप लोगों ने बनाया। अब मैं इनकी झोपड़ी में गया, आदिवासियों में नेता तो बहुत है, तो मैंने कहा 3 बार से विधायक हो, 1 बार वाले का ही मकान बन जाता है। तो उसने कहा साहब बच्चों को पढ़ाना, जुगाड़ इतना ही किस्तों में ही चली जाती है तनख्वाह, तो मैं झोपड़ी का महल कैसे बनाऊं? फिर मैंने एक सवाल पूछा इनसे कि बाबूलाल जी आप इतने ईमानदार क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने संस्कार ऐसे लिए हैं, मैं राजनीति में लूट और झूठ के लिए नहीं आया और लोगों की तरह, मैं राजनीति में आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं, ये बाबूलाल जी ने कहा। तो मुझे लगा कि पार्टी ने कोई फैसला करने में कोई गलती नहीं की, एक योग्य व्यक्ति को टिकट दी, उसको आगे बढ़ाया। तो बाबूलाल जी अभी कह रहे थे कि मैं पीछे खड़ा हूं, आगे इसलिए खड़ा हूं कि मेरा कद छोटा है। बाबूलाल जी का कद छोटा हो सकता है, लेकिन बाबूलाल जी का मन छोटा नहीं है, और जिसका मन छोटा नहीं होता उसको बड़े बनते भी देर नहीं लगती। मैं इसीलिए आया हूं कि बाबूलाल जी आज आपको छोटे दिखते होंगे, लेकिन समय बदलेगा, बाबूलाल जी मेरे से भी बड़े बनेंगे। एक सच्चे जनप्रतिनिधि की एक पहचान होती है। 1952 में लोकतंत्र लागू हुआ, लेकिन एक पार्टी, एक वंश, एक परिवार, वहां सिर्फ नारे ही लगते थे, वोटों की ठेकेदारी होती थी। न तो वोट का मान था, न इंसान का मान था, न तरक्की थी, न विकास था, न भाईचारा था, न शिक्षा थी, न रोशनी थी, न नौकरी थी। और यहाँ मेरे से पहले के वक्ताओं ने एक संयोग ऐसा बना, मित्रों, आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं, भैरव सिंह शेखावत जी का नाम जानते होंगे, उन्होंने उनको देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये भाषा हाथ खड़े कर रहे हैं। शेखावत साहब को आपने सुना ना, भैरव सिंह शेखावत जी? हाथ खड़े करो, देखें भैरव सिंह शेखावत जी। अरे बहुत लोग हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि भैरव सिंह शेखावत जी की यह जन्म शताब्दी है, उनको 100वां जन्मदिन है उनका, 100 साल हो गए उनको। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं इसलिए खुश हूं कि जनजाति क्षेत्र में 45% आरक्षण देकर जनजाति के लोगों को जीवन बदलने का काम भैरव सिंह शेखावत जी ने सबसे पहले किया, आपको सहूलियत दी। उसी से रास्ता शुरू हुआ, उसी से तरक्की शुरू हुई, उसी से बदलाव शुरू हुआ। महिलाओं को आरक्षण दिया, माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, उनको आरक्षण दिया, उसके कारण वो आगे बढ़ी। आज ये जिला प्रमुख और प्रधान बैठी हैं, ये उस कानून के कारण नहीं बैठी, उस कानून के कारण ही आज वो काबिज है। इसी कारण वो महिलाओं की सोच सकती है और भला कर सकती है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय से लेकर, जनधन के खाते से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आवास से लेकर ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की जिसका लाभ आज आदिवासी क्षेत्र के लोगों को मिलता है। अभी इसका जिक्र कर रहे थे बाबूलाल जी, मुझे बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को किसी कारण से नहीं मिलती।
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। हमारी कोशिश है कि ऐसे लोग जो आवास से वंचित है, उसमें कोई कठिनाइयां तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और इस क्षेत्र की सड़कों से लेकर तरक्की का जो काम अभी लंबित है, उस काम को पूरा करने के लिए आपकी पूरी मदद हम लोग करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने हौसला दिया। मैं पूरे राजस्थान में इसलिए घूम रहा हूं कि मैं आपकी तकलीफों को समझ लूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी तकलीफों को समझे, आपकी तकलीफों को समझे। तो इसलिए आपने एक रथ देखा होगा जन आक्रोश यात्रा का, आपने समस्याएं भी उसमें लिखी होंगी। एक मिस्ड कॉल नंबर है, अभी यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद, है मोबाइल करवा दी। फोन कितने लोगों के पास है, मोबाइल कितने लोगों के पास में है? हाथ खड़े करो। मोबाइल, अरे वाह, सबके पास है। इसको थोड़ी देर बंद कर देना भैया ना, ये आपको तो आवाज दे रहा है लेकिन मेरे को चू चू कर रहा है। तो अपने मोबाइल निकालना, देखें इसमें एक नंबर मिलाना है, घंटी देनी है, क्या बोलते हैं आदिवासी, 81 40 200 फिर 200 81 40 200 200। इसको मिस कॉल कर दो, इसमें न तो पैसा कटेगा न पैसा मिलेगा। इसमें एक काम जरूर हो जाएगा कि आपका रजिस्टर हो जाएगा कि आपकी कोई न कोई तकलीफ जरूर है। वो कानून व्यवस्था की हो सकती है, वो कर्जा माफी की हो सकती है, वो अपराध की हो सकती है, बेरोजगारी की हो सकती है, भ्रष्टाचार की हो सकती है। और मुझे ये तो बताया कि इस आदिवासी क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण कुछ है, तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। इतना अन्याय, इतना शोषण हुआ होगा, नहीं तो ये कोटड़ा भी आज अच्छे अच्छे शहरों की तरह तरक्की की दिशा में आगे चल चुका होता। और इसलिए मैंने कहा, मुझे अखबार के लोगों ने पूछा कि भ्रष्टाचार इतने वर्षों से आप आओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा, यदि भ्रष्टाचार होगा, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें जरूरत पड़ी तो योगी बाबा की तरह बुलडोजर चलाने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है, आपके परिश्रम का पैसा है। उस पैसे पर कोई डाका कैसे डाल सकता है? उसी पैसे से विकास होना है, उसी से सड़क बननी, उसी से स्कूल बनना, उसी से अस्पताल बनना। लेकिन उस पैसे पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है, और आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 55 वर्षों तक एक खानदान ने केवल लूट और झूठ का खेल चलाया। नारे लगाते थे, बरगलाते थे, भ्रम फैलाते थे, और भ्रष्टाचार का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि ये तरक्की के जमाने के कदम मिलाने वाला ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया। और इसलिए हम इस जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से, इस जनाक्रोश सभा के माध्यम से, मैं एक जिम्मेवार पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता हूं, उस कार्यकर्ता के नाते आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि 2023 में आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां इस सीट से, झाड़ोल से जिताना है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपके इस क्षेत्र के विकास में किसी तरीके की कमी नहीं रहने देगी। मैं जो सोच लेता हूं वो करता हूं, और उस संकल्प के साथ ही आया हूं। मेरी आप लोगों के साथ हमदर्दी भी है, आपसे भाईचारा भी है, इंसानियत और मानवता का रिश्ता भी है। मुझे खुशी होती है कि जब कोई सामान्य झोपड़ी में पैदा हुआ, कोई कार्यकर्ता नेता बनता है। उस झोपड़ी का कोई व्यक्ति, मैं अभी बच्चों से, विवेकानंद मॉडल स्कूल में बच्चों से बात कर रहा था, छोटी छोटी बच्चियां थी। मैंने, क्या बनोगी? अब वो बच्ची कहती है डॉक्टर बनूंगी, वो टीचर बनूंगी। यानी उनको इतना समझ है कि टीचर बनने से ही होगा। तो मैंने कहा, बेटा और कुछ भी बनो। तो फिर किसी ने हिम्मत करके कहा डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने एक से ये भी पूछा, मैंने कहा नेता बनोगे क्या? तो बच्चों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। बाद में समझ में आई, बोले हाँ नहीं, बाबूलाल जी जैसा नेता तो बन सकते हैं। लेकिन मेरा सपना है
मुझे तभी खुशी होगी कि जब आदिवासी क्षेत्र के बच्चे आईएएस और आईपीएस बनकर समाज की आंख से आंख मिलाएंगे, प्रदेश की आंख से आंख मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए, इसके लिए नैतिकता चाहिए, इसके लिए प्रयास चाहिए। मैं उस प्रयास के वास्ता दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने 55 वर्षों तक इस जनजाति क्षेत्र का शोषण किया है, उस शोषण से बचने के लिए, उस शोषण का प्रतिकार करने के लिए, उस शोषण से बदला लेने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और इसलिए मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, आपसे अपील करने के लिए आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं आपसे गुरु महाराज की तरफ से एक अपील करने के लिए आया हूं। और मैं कांग्रेस के जो बड़े से बड़े नेता हैं उनसे रोज एक सवाल पूछता हूं। और आज संयोग से मैं कोटड़ा में खड़ा हूं, जहां मेरी जनजाति की माताएं बहनें और बड़ी संख्या में मेरे नौजवान भाई हैं। मैं उनसे हर बार एक सवाल करता हूं, हर रोज एक सवाल करता हूं। राजस्थान का नक्शा बहुत बड़ा है। पूर्वी राजस्थान में भी आपकी तरह बहुत लोग रहते हैं। अनेक हिस्सों में गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनको तकलीफ है, इस तरीके के लोग रहते हैं। नौजवान हैं, किसान हैं, उनकी अपनी समस्याएं। तो मैंने किसानों से शुरू किया कि कर्जा माफी कब करोगे। आपका भी कर्जा होगा ना, किसान भाई जो खेती छोटी मोटी करते होंगे, कर्जा है, कर्जा लिया आप लोगों ने। उन्होंने कहा कि 10 तक गिनती करें, गिनेंगे, कर्जा माफ कर देंगे। 1500 दिन हो गए, आज तक तो माफ नहीं किया। मैं बेरोजगारों की बात भी पूछता हूं उनसे कि देश में, प्रदेश में 32% बेरोजगारी है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, 1 लाख को नौकरी दी है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए मैं सवाल पूछता हूं। तो मैं आज इस कोटड़ा की हमारे जनजाति बंधुओं की अदालत में कांग्रेस पार्टी के नेता जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, मैं इस जनता की भरी अदालत में, इतनी बड़ी संख्या के इस सैलाब के बीच में, इस जनता की अदालत में उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारा जो आदिवासी भाई और बहन जो यहाँ सुविधाओं से वंचित है, जिसका हक मारा, जहां बिजली की तकलीफ है, चिकित्सा की तकलीफ है, शिक्षा की तकलीफ है, सड़क की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, नौकरी की तकलीफ है, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। मेरा 15वां सवाल है कि राहुल गांधी जी, मेरे आदिवासी भाइयों का जीवन कब बदलेगा, कब उनको तरक्की का रास्ता दिखेगा और कब उनकी सरकार इनकी सहूलियत के लिए काम करेगी। ये मेरा 15वां सवाल है। वो 18 दिन रहेंगे और हर दिन मैं किसी क्षेत्र में जाकर उनसे सवाल करता हूं। कांग्रेस के लोग नाराज भी होते हैं, मुझे उनकी नाराजगी से कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं आपका काम कर रहा हूं, मैं जनता का काम कर रहा हूं, विपक्षी पार्टी के नाते अपने धर्म का काम कर रहा हूं। और हमारा धर्म यही है विपक्ष के नाते कि हम आपकी सहूलियत के लिए काम करें। और भी लोग आए होंगे, उन्होंने आपको बीच में वास्ता भी दिया होगा, बात भी करी होगी, लेकिन मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के नेता भैरव सिंह शेखावत जी थे, जिन्होंने कहा कि आदिवासियों को बदलने के लिए आरक्षण देंगे, जिन्होंने कहा अंत्योदय की योजना लगाएंगे, जिन्होंने कहा कि काम के बदले अनाज योजना लगाएंगे। इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक ने, मोदी जी ने सौभाग्य योजना लागू की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना लागू की, उन्होंने आदिवासियों की झोपड़ी पर सबसे पहले लट्टू लगाने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और उसने इस योजना को ठप करने का काम किया। इसी कारण हमारे आदिवासी भाइयों के कनेक्शन भी पेंडिंग है। और बिजली की तो बता ही रहे थे सुशील जी, बिजली की हालत ऐसी है कि कांग्रेस आई और बिजली गई। ऐसा ही होता ना, कांग्रेस आई और बिजली गई। इस तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए मैंने एक मिस कॉल के लिए कहा, ये नंबर डायल करोगे तो आपका प्रतिरोध रजिस्टर हो जाएगा। एक आपको पत्रक मिला होगा, वो आपने उसमें डाला होगा, उस समस्याओं को इकट्ठा करेंगे। उसमें लोगों ने बहुत सारी समस्याएं लिखी हैं, कई बार उसमें बड़ी रोचक समस्याएं भी आती हैं। मैंने एक दिन एक पेटी में देखा तो एक में लिखा हुआ था कि भाई साहब मैं कुंवारा हूं, आपकी सरकार आ जाए तो मेरी शादी का जुगाड़ कर देना। अब मैं उसको क्या कहता भाई, मेरे को मिलेगा तो मैंने कहा भाई 23 तक तो इंतजार करना पड़ेगा, नहीं अशोक गहलोत की सरकार रही तो तू कुंवारा ही रहेगा। इस सरकार से भरोसा नहीं है।
जो बेचारे शादीशुदा उनका ही भला नहीं कर पा रही तो कुंवारे का कैसे करें। तो बड़ी रोचक रोचक समस्याएं आती हैं उसमें, उन समस्याओं को लिखता हूं। लेकिन मेरे को आजकल एक बड़ी सहूलियत है। पहले मेरी घरवाली मेरे से लड़ती थी और आजकल कांग्रेस से लड़ती है। मेरा पीछा छूट गया क्योंकि उसने इतना अत्याचार कर दिया। रोज अखबार पढ़ो, रोज खबर देखो, रोज मोबाइल देखो, तो कहीं न कहीं अत्याचार होता है, कानून व्यवस्था खराब होती है, लूटपाट होती है, चोरी होती है, डकैती होती है। किसानों से ठगी कर ली, नौजवानों को अवसाद में आने पर मजबूर कर दिया बेचारों। आप लोगों की भी इच्छा होती है बच्चे को कैसे मजदूरी करके कोचिंग करने भेजें, लेकिन पता लगता है बच्चे ने परीक्षा दी और नकल हो गई, परीक्षा ही कैंसिल हो गई। ये रीट की जीट की सुने ना आपने, रीट की परीक्षा होती है। एक लड़के लड़की की सगाई हो गई, रीट की परीक्षा दे रखी थी। लड़की को लगा कि रीट की परीक्षा में पास हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। बाद में पता लगा कि रीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, तो लड़की ने लड़के को कहा परीक्षा कैंसिल तो रिश्ता भी कैंसिल। ये अशोक गहलोत की सरकार की बानगी दिखा रहा हूं तस्वीर आप। मैंने अपराध का जिक्र आपसे किया। इस राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को विदाई का कोई रास्ता दिखाएगा तो वो है बीएसपी। बीएसपी वैसे एक पार्टी का नाम भी है, लेकिन मेरी बीएसपी है बिजली, सड़क और पानी। हमारा जनजाति का समाज इस संघर्ष के लिए, इन सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं कि सरकार बीएसपी ने बचाई होगी हाथीवाड़ी, लेकिन इस बार जनता की बीएसपी तुम्हें पूरे तरीके से विदा कर देगी। तो मुझे आप सब लोगों को तकलीफ तो हुई, लेकिन मैं बहुत सामान्य से किसान के घर में पैदा हुआ हूं। आपसे बहुत दूर हूं, लगभग 800,000 किलोमीटर दूर पैदा हुआ मैं। लेकिन मेरे जैसे साधारण किसान के कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की ही खूबी हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही आशीर्वाद हो सकता है। इसलिए मेरी भी पीड़ा है, मेरे परिवार की भी पीड़ा है, मेरे उस क्षेत्र की भी पीड़ा है, लेकिन मैं पीड़ा वही समझ सकता है जो पीड़ा से गुजरा हो। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं यहां झूठ बोलने नहीं आया। ईमानदारी से ईश्वर को और इस प्रकृति को साक्षी मानकर मैं आपको भरोसा देता हूं कि 2023 और 23 के बाद आदिवासियों के जीवन को बदलने का जिम्मा हमारा है। हम सब मिलकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए और राजस्थान के नवनिर्माण के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए निश्चित रूप से जो आपके समस्या है, मुद्दे मैंने बाबूलाल जी से जिक्र किया, सुशील जी से जिक्र किया, हमारे जिलाध्यक्ष जी से जिक्र किया, इस क्षेत्र के विकास और तरक्की के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। आप सब लोग इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। पटेल समाज की तरफ से प्रभुलाल जी स्वागत करेंगे। खराड़ी साहब साथ में रहेंगे, भगत सिंह जी पवार साहब साथ में रहेंगे। अध्यक्ष महोदय